हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने वेपर डेंसिटी को कवर करा और हम लोगों ने सीखा कि वेपर डेंसिटी क्या होता है। आई होप आपको सब कुछ वो समझ में आया होगा। तो फिर भी हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और हमने पढ़ा था कि वेपर डेंसिटी द डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन, कि किसी भी गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या होती है, हम उसी को क्या बोलते हैं बताओ, वेपर डेंसिटी। और हमने उसको फार्मूला निकाला था कि अगर किसी भी गैस की अगर हमको वेपर डेंसिटी दे रखी है और उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो उस गैस का हमको बताओ क्या मिल जाता है, मोलर मास मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आओ कुछ क्वेश्चन हम वेपर डेंसिटी के बेस पर करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग द NO2 एंड N2O4 इज 27.6। द मोल परसेंटेज ऑफ NO2 इन ए मिक्सचर विल बी। क्या कहना चाह रहा है कि एक हमारे पास गैसियस मिक्सचर है और वो मिक्सचर का है बताओ, NO2 प्लस N2O4 का। क्लियर। और उस गैस का आपको उसने क्या दे रखा है बताओ, वेपर डेंसिटी दे रखी है। द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग N2O एंड N2O4 इज 27.6। बताओ हमने अभी क्या सीखा था कि अगर किसी भी गैस की हमको वेपर डेंसिटी गिवन है और उस गैस का हमको अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हमने क्या करना है, उसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करनी है। क्योंकि कल हमने सीखा था कि मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है ना, कल हम लोगों ने इसको डिस्कस करा था अपनी लास्ट वीडियो में। ठीक है। तो क्या होगा जरा आप ध्यान दो। तो इसका मोलर मास ऑफ गैस बताओ क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो बताओ 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, 27.6। आप इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 55.2। क्लियर। यू अब वो क्या कहना चाह रहा है कि बताओ इस गैस के अंदर 2 मिक्सचर हैं। फर्स्ट कौन सा है बताओ, NO2, और सेकंड कौन सा है बताओ, N2O4। तो एक बार आप इनका मोलर मास भी कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसका जब मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 46 और ये आ जाएगा, जस्ट इसका 2 टाइम्स होगा तो ये हो जाएगा 92। क्लियर। अब मैं ऐसे मान के चलता हूँ क्योंकि हमसे NO2 का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, वो मोल परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये तो मोलर मास हो गया। ठीक है। अब हम इसका मोल परसेंटेज या अवेंडेंस कह सकते हैं। इसका अगर मैं x मानूंगा तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। क्लियर। चलो अब बताओ हम फार्मूला क्या लगाते हैं, m गैस इक्वल टू क्या होता है बताओ कि M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। बस अब तो कुछ नहीं है, वैल्यू ही प्लेस करनी है। आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए इनकी। बताओ m गैस की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 55.2 इक्वल टू बताओ क्या होगा, M1 क्या होगा बताओ, 46 मल्टीप्लाई x प्लस 92 मल्टीप्लाई 100 माइनस x, और नीचे क्या आएगा बताओ, क्या होता है N1 प्लस N2, तो अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ, 100। अब जब यहां से वैल्यू इसको कैलकुलेट करोगे तो आप इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 5520 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा x प्लस 92 100 माइनस x। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 80। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं कर चुका हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से हम वेपर डेंसिटी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसकी और भी प्रैक्टिस करिए, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। आओ अब डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। क्या मीनिंग है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का कितना परसेंटेज होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में सल्फर का कितना परसेंटेज होगा, तो या हाइड्रोजन का कितना होगा या ऑक्सीजन का कितना होगा, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या एक हमारा फार्मूला होता है, उसको आप पहले देख लीजिए क्या होगा, जरा ध्यान से सुने कि मास
परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इक्वल टू, क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। क्या मीनिंग है कि अगर हमने किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का अगर हमको परसेंटेज चेक करना है तो उस एलिमेंट का मास ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, उस कंपाउंड का जो मास है वो ऊपर रखिए, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना। तो बस आपको ये फार्मूला याद रखना है और उससे आप किसी भी एलिमेंट के परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो गिवन कंपाउंड के अंदर। ठीक है ना। तो इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल में यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन होगा कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन of various element in मैग्नीशियम सल्फेट। आपको क्या करना है बताओ कि मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, दैट इज मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, उन सबका आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इस MgSO4 का मोलर मास कितना होगा। फिर तो क्या है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। जिस एलिमेंट का भी हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसका मास ऊपर रखिए, टोटल मास नीचे, मल्टीप्लाई 100। इंडिविजुअल एलिमेंट का हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज। कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। बताओ कैसे निकालेंगे, मोलर मास कैसे निकालेंगे। देखिए बताओ MgSO4 मैग्नीशियम का कितना होता है 24, चलो सल्फर का कितना होता है 32, बताओ ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बट है कितने 4 इंटू 16। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये 120 मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो अब आपको क्या करना है बताओ, परसेंटेज ऑफ, पहले हमने किसका निकालना है बताओ, मैग्नीशियम का परसेंटेज निकालना है। तो मैग्नीशियम का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फार्मूला मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड। तो मैग्नीशियम का बताओ मास कितना होता है, अभी हमने कैलकुलेट करा है 24, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बताओ 120 मल्टीप्लाई 100। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आसानी है, 100 और ये आ जाएगा आपका 240 अपॉन 12, 2 टाइम्स चला जाएगा, डेट इज 20%। इसका मीनिंग कि MgSO4 में मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीज का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है 20%। सेकंड हम बताओ किसका कैलकुलेट करेंगे, सल्फर का। तो अगर हम सल्फर का परसेंटेज कैलकुलेट करें तो सल्फर का मास कितना होता है बताओ 32, और अपॉन कितना आ जाएगा बताओ, कितना कैलकुलेट करा है 120 और मल्टीप्लाई 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26.67। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो बताओ ऑक्सीजन का परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताओ ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और टोटल मास कितना है बताओ 120 मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना। तो ये आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए जरा, थोड़ा सा मुझे भी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको आपको चेंज
नहीं, ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 64 होगा ना। क्यों होगा बताओ? कि ऑक्सीजन कितना एटम है बताओ? 4 है ना, तो एक का 16 होता है, तो 16 4 जा 64। इसको चेंज कर लेना और इसको हम कैलकुलेट करें 64 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आपका फाइनली मैंने कैलकुलेट कर लिया है 55.33% आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि एक एलिमेंट का परसेंटेज कितना होगा एक गिवन कंपाउंड के अंदर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। चलो ठीक है, देख लिया होगा। मैं इसको रेस कर देता हूं, एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैलकुलेट the percentage of cation in ammonium क्रोमेट। अमोनियम बल्कि इसको डाइक्रोमेट कर लो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैटाइन इन द अमोनियम डाइक्रोमेट। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करा है हल्का सा, इस वर्ड को पकड़ो कैटाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होगा और उसमें कैटाइन कौन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। क्लियर? चलो क्लियर है ना, एक बार आप देख लीजिए अमोनियम डाइक्रोमेट। क्लियर? अब आपको क्या करना है बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे और मोलर मास कैलकुलेट कैसे करेंगे आप इसको देख लीजिए। देखो पहले हम इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास बताओ नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो देखो 2 से तो मल्टीप्लाई आपको करनी ही पड़ेगी। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 4, क्यों? हाइड्रोजन का प्लस 2 इंटू क्रोमियम का जो मोलर मास होता है वो 52 होता है। कितना होता है 52 प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अगर आप ये ओवरऑल सम करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 252। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये अमोनियम आयन अलग हो जाएगा और डाइक्रोमेट अलग हो जाएगा कुछ इस तरीके से। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 इज गोज टू NH4 अमोनियम, 2 मोल ऑफ अमोनियम अलग हो जाएंगे और Cr2O7 -2 अलग हो जाएगा। तो बताओ यहाँ कैटाइन कौन है? अमोनियम आयन। तो मुझे बस यहाँ अमोनियम आयन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो बताओ कैसे करेंगे हम परसेंटेज? तो परसेंटेज ऑफ कैटाइन बताओ कैसे निकालेंगे हम? जिसका निकालना होता है उसको हम क्या रखते हैं बताओ? ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल मोलर मास। तो बस आप अमोनियम का क्या निकालेंगे बताओ? मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, अमोनियम का मोलर मास यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को? चलो तो कैसे करेंगे आप देखो। नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बताओ भाई 2, तो ये आ गया आपका 18 और 18 2 जा 36। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 14 तो हो गया नाइट्रोजन का, 4 हो गया हाइड्रोजन का, 2 टाइम्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करी, 14 प्लस 4 दैट इज 18 और 18 2 जा 36। तो 36 ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड। देखिए टोटल कंपाउंड का मोलर मास हम कितना कैलकुलेट करें? 252 और इसको मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे बताओ? 100 से। कितना किससे करोगे? 100 से। बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट के लिए फिर मुझे
कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। 36 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 252, यह आ जाएगा 14.28, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 14.28%। क्लियर। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल से अच्छा समझ में आ चुका होगा। एक बार आप इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से। और डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बताओ, एम्पारिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। तो एम्पारिकल फार्मूलाज क्या होते हैं और मॉलिकुलर फार्मूला क्या होते हैं, इसको हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, इसको समझने से पहले आपको एक एग्जांपल से मैं मिलाता हूँ। C6H12O6, बताओ ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। ये है फार्मूला हमारा ग्लूकोज का। तो बताओ ये ग्लूकोज का एक एक्चुअल फार्मूला है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो आप बता सकते हो इस फार्मूले को देख के कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, जो फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बताओ क्या कहते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला। क्लियर है ना। चलो, अगर मैं इसका एक रेशियो निकालूं, तो अगर इस पूरे फार्मूले में एटम्स को 6 से डिवाइड करूं तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि CH2O, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ये निकल के आएगा। क्लियर। क्या ये फार्मूला ग्लूकोज का हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, एक्चुअल फार्मूला तो यही है। तो फिर ये कौन सा फार्मूला है, एक्चुअली ये एम्पारिकल फार्मूला है। और एम्पारिकल फार्मूला हमको क्या बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका क्या रेशियो है। तो मैं बोल सकता हूं कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 1:2:1 है। क्लियर है ना। तो क्या एम्पारिकल फार्मूला होते हैं और क्या मॉलिकुलर फार्मूला होते हैं। तो एक बार इसको मैं थ्योरी फॉर्म में भी लिख देता हूं, फिर आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो क्या होगी इसकी थ्योरी, लिखते हैं। तो पहले हम मॉलिकुलर फार्मूले की लिखते हैं। क्या की लिखते हैं, मॉलिकुलर। फर्स्ट लिखेंगे हम मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज द simplest form of compound which represent the actual number, which represent the actual number of atom present बताओ कहाँ, प्रेजेंट इन कंपाउंड। क्लियर। के बताओ, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल की बात करी थी, कौन, ग्लूकोज C6H12O6। तो बताओ ये ग्लूकोज का क्या होगा, बताओ मॉलिकुलर फार्मूला। क्लियर है ना। तो फिर वही एम्पारिकल फार्मूला क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। सेकंड, एम्पारिकल फार्मूला। बताओ एम्पारिकल फार्मूलास क्या होंगे। एम्पारिकल फार्मूला वो होंगे जो उसके सिंपलेस्ट रेशियो को बताए। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द सिंपलेस्ट, इट इज simplest, it is the simplest form of compound which give the simple ratio
सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। क्लियर? चलो इसका भी एग्जांपल अगर आप चाहें तो ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, CH2O। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ये डिस्कस करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n। तो बताओ n क्या है, एक फ्रैक्शन है, और इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या मीनिंग है, जरा दोबारा समझते हैं इसको। जगह थोड़ी सी कम है और इस जगह में अपना काम चला लेंगे। देखिए आप ग्लूकोज पर ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लीजिए। अगर मुझे ग्लूकोज का, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 180 आएगा, निकाल लेना आप, यही आएगा। अगर आप CH2O जो कि एम्पिरिकल फार्मूला है इसका मास निकालें तो आप ऐसा कर लीजिए 12 + 2 + 16, तो 6 + 2 8 + 2 10 कैरी 1 और 1 और 1 2 और एक 3, सही आएगा ना। दोबारा कर लेते हैं, हाँ यही आएगा। देखो कार्बन 12, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन 16 होता है, ठीक है ना। तो 6 + 2 8 + 2 10 कैरी 1 1 और 1 2 और 3। अब यहाँ से मैं अगर n की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो बताओ n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 30, 6 आ गया। क्लियर? और जब 6 आ जाएगा, थोड़ी सी जगह यहाँ भी बना लेते हैं, दिख रहा है ना आपको, चलो यहाँ कर देता हूँ। अब बताओ n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 6। अब बताओ ये फार्मूला था हमारा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6। अगर इस 6 से मैं एम्पिरिकल फार्मूले में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो आप जरा यहाँ देख लीजिए, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला था CH2O, और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो C6H12O6। बताओ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया या नहीं? क्लियर है ना। तो बस आप समझ चुके हैं कि ये रिलेशन हमारा परफेक्ट है। तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, क्या एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है, और n एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। एक बार आप इसको कॉपी करिए, इस पर भी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और अच्छा समझ आएगा, ठीक है। और डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल से। अभी हमने जो पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या होते हैं, तो उस बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं और उसमें क्या रिलेशन होता है। तो हमने अभी पढ़ा था रिलेशन कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n। n क्या होता है, एक इंटीजर, और उसकी हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.7% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96। देखिए स्टूडेंट्स, आपको उसने मोलर मास दे रखा है, यानी जो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो आप कैलकुलेट करते थे वो ऑलरेडी उसने आपको दे रखा है। मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूँ, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में आपको
वो वेपर डेंसिटी दे देता है, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वहाँ से भी मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, उसके लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत इजी है, आप टेंशन ना लें। सबसे इजी अगर कोई क्वेश्चन है तो यही है। क्या टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी वो आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखें एलिमेंट, ठीक है। बताओ एलिमेंट आपके पास कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। कौन कौन सा है देखो आप, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। कौन कौन से हैं जरा आप देख लीजिए कि कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। क्लियर, थोड़ा टेबल बड़ा हो गया, छोटा कर लो। उसके बाद आप क्या लिखोगे बताओ, परसेंटेज। जो आपको परसेंटेज गिवन है, बताओ कार्बन की कितनी परसेंटेज गिवन है, इतने परसेंट तो हाइड्रोजन है, कार्बन है 24.7, हाइड्रोजन कितना है बताओ 4.07, क्लोरीन कितना है बताओ 71.65। क्लियर, चलो। थर्ड हम लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, जो आपके पास गिवन एलिमेंट हैं उनका मास क्या होगा बताओ। कार्बन का क्या होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है ना। चलो इतना काम कर सकते हैं ना। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, मोल। तो बताओ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए जिससे आपको मोल निकालने में स्पेस मिल जाए। तो बताओ मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ कार्बन का परसेंटेज आपको दे रखा है उसने, कितना है 24.7 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, चलो इसको आपको किससे डिवाइड करनी है बताओ, 4.07 डिवाइडेड बाई 1, तो ये तो वैसे ही 1 ही रह जाएगा, चलो लिख लीजिए फिर भी। और थर्ड आपका क्या है बताओ, परसेंटेज तो ये है ना 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5। देख लेना, ये तीनों अलग अलग कर दे रहा हूं, कभी आप एक दूसरे में मिक्स कर लो। चलो तो स्टूडेंट जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा जाएगा 2.02, ये तो डिवाइड होकर 4.07 हो जाएगा, और इसको आप डिवाइड करोगे तो ये भी अप्रोक्सीमेट 2.02 ही आएगा। क्लियर, चलो देखिए अगर यहाँ हमारा सिंपलेस्ट नंबर आ जाता जैसे 2, 4, 3, 5 तो कोई टेंशन ही नहीं थी, हम अपने आगे टेबल नहीं ड्रॉ करते। अगर यहाँ हमारे सिंपल नंबर नहीं आते, जैसे फ्रैक्शन में आ रहा है 2.02 या 2.3, तो उस कंडीशन में एक टर्म और आगे बढ़ते हैं और इसको बोलते हैं हम सिंपलेस्ट मोल। क्या लिखेंगे हम अब, सिंपलेस्ट मोल। सिंपलेस्ट मोल। और सिंपलेस्ट मोल कैसे देखते हैं कि जो भी ये मोल्स आए हैं उसमें सबसे स्मॉल क्वांटिटी देखिए, सबसे स्मॉल कितना है 2.02, हालांकि ये 2 बार एक सा आया है, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं होता, सिंपल 2 ही होता, तब जो 3 ये मोल्स आए हैं हमारे, उनमें सबसे स्मॉल नंबर को आप चेक कर लीजिए और उस स्मॉल नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिए। जैसे अब हम यहाँ पे 2.02 से डिवाइड करेंगे तो बताओ इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये नियर अबाउट 0.07, 0.02, नियर अबाउट ये 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, तो लगभग ये 2 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तब भी ये 2.000 कुछ बड़ी स्मॉल क्वांटिटी आएगी, यानी डेसिमल से 3 टाइम्स के बाद कोई नंबर आएगा तो हम ओवरऑल इसको 2 ही मान लेंगे, और इसको जो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। क्लियर, बस अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ऐसे समझिए। तो स्टूडेंट्स अब मुझे अगर एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है तो एकदम निकल के आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। बताओ क्या आएगा, बताओ
C1, कार्बन का कितना आया 1, तो 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, H2 और ये क्या जाएगा Cl। क्लियर? तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ चुका है। बट मुझे तो अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। तो बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन। तो उसको एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? एम्पेरिकल फार्मूला का मास कैलकुलेट करना होगा। तो इसका हम फार्मूला मास हम क्या लिखेंगे बताओ? एम्पेरिकल फार्मूला मास। बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन कितना होता है 35.5। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 0.5 तो 0.5 रहेगा ही, 5 + 2 7 2 9, 3 और 1 4, तो ये आ गया 49.5। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको मोलर मास ऑफ कंपाउंड दे चुका है, यानी वो आपको मॉलिक्यूलर मास दे चुका है कंपाउंड का, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे चुका है। अरे भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मोलर मास सेम नहीं होगा भाई, ध्यान दो। अगर मैं बात करूं कि ये ग्लूकोज है C6H12O6, अगर इसका हम मोलर मास देखें तो 180 ग्राम ही तो आएगा, जो कि इसका मोलर मास होगा, और एटॉमिक वेट भी इसका क्या होगा 180 U होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में मोलर मास दे रखा है तो समझ लीजिए आपको वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन कर चुका है। ठीक है, चलो। तो अब अगर मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें, अगर इससे इसको डिवाइड करें तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं? चलो नहीं करते ऐसी, तो नियर अबाउट ये 2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कर लीजिए आप, 2 ही आएगा। क्लियर? चलो अब हम क्या निकालेंगे बताओ? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बताओ? एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन। क्लियर? तो बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला अब क्या हो जाएगा हमारा? एम्पेरिकल फार्मूला क्या है कि CH2Cl और n की वैल्यू क्या आई है 2। तो बताओ फाइनली मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आने वाला है कि C2H4Cl2। क्लियर? ये मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया और ये मेरा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। यही हमसे पूछे थे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको इसी फॉर्म में ही आगे बढ़ना है। अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी वो चेंज करेगा तो हल्का फुल्का बस यही कर सकता है कि वो वेपर डेंसिटी दे देगा। तो वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई करके मोलर मास निकाल लोगे। या एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन और भी है, शायद वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हल्का सा, हाँ याद आया, कि वो कहता है कि कोई भी गैस दे रखी होगी, वो कह देगा एनटीपी पे 10 लीटर का वॉल्यूम इतना है। तो आप क्या करोगे? उसका 22.4 लीटर का वॉल्यूम कितने लीटर का होगा, तो वही उसका मोलर मास होगा, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो एनसीईआरटी में भी काफ़ी क्वेश्चन है, और साइड बुक आप जो भी आपके पास हो उससे आप क्वेश्चन करिए। ठीक है ना, जितने आप क्वेश्चन करोगे उतनी आपको ये टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टाइचोमेट्री। तो स्टाइचोमेट्री क्या होती है, पहले हमने इसको डिस्कस करना है। एक्चुअली स्टाइचोमेट्री क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करके फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बना, तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उन नंबर ऑफ मोल्स को ही हम बोलेंगे क्या बताओ? स्टाइचोमेट्री। जैसे अगर मान लो मैं एक डेफिनेशन तो नहीं, कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं बात करूँ कि N2 + 3H2 इज गोज टू 2 अमोनिया। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दें, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देन 2 मोल ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड। तो अगर यहाँ हम बात करें स्टाइचोमेट्री क्या होगा, तो 1, 3 और 2,
बताओ ये क्या होंगे, स्टोइचियोमेट्री, या इसको हम स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अगर फाइनली हम इसकी अगर डेफिनेशन बात करें तो हम लिख सकते हैं कि इन ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, देखिए दो तरीके की एनालिसिस होती हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसमें हमें क्वालिटी और क्वांटिटी भी बतानी होती है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं बताओ, जिसमें हमें केवल क्वालिटी बतानी होती है। आई होप आप लोगों ने लैब में प्रैक्टिकल्स करे होंगे, तो जो आप रेडिकल एनालिसिस करते हैं तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। क्यों? क्योंकि आपको उस गिवन सॉल्ट के अंदर आपको कैटाइनिक और एनाइनिक रेडिकल कौन सा है ये बताना होता है, सल्फेट है, सल्फाइट है, नाइट्राइट है, या अगर कैटाइन में वो मैग्नीशियम है, जिंक है, कोबाल्ट है, निकल है ना, अमोनियम है। तो ओवरऑल आपको उस सॉल्ट के अंदर जो रेडिकल्स है उसको बताना होता है, ना कि आपको ये बताना होता कि सल्फेट इतने ग्राम है, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। तो हम वहाँ केवल उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, तो इट मीन्स क्वालिटेटिव हो जाता है। आप दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, तो वहाँ आप क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, आपको उसकी स्ट्रेंथ निकालनी होती है। बेसिकली आप सीबीएसई बोर्ड से अगर पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पढ़ते हैं कि अननोन KMnO4 की स्ट्रेंथ निकालते हैं बाय द यूजिंग ऑफ ऑक्जेलिक एसिड या मोहर साल्ट से। वो खैर प्रैक्टिकल का पोर्शन है, आप लोग ये लैब में कर रहे होंगे, आई होप ऐसा हो सकता है, सभी स्टूडेंट्स करते हैं। तो वहाँ आप क्या करते हैं कि उस अननोन KMnO4 की ये स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसको ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो वो एनालिसिस क्या होती है बताओ, कौन सी होगी, क्वांटिटेटिव, क्योंकि आपको वहाँ उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होता है। तो वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि इन्हें क्वांटिटेटिव एनालिसिस in a quantitative analysis the amount of reactant and product in a chemical reaction is called स्टोइचियोमेट्री या स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। एग्जाम्पल आप यही लिख सकते हैं, थोड़ा जगह कम करूं, N2 + 3S2 इज गोज टू 2 अमोनिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर उसका अमाउंट क्या है, उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स है, उन कोफिशिएंट को ही हम क्या कहते हैं बताओ, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। क्लियर? चलो, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ कुछ रिलेशन भी करते हैं, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, जैसे मोल मोल रिलेशन, मास मास रिलेशन, या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो हम सभी रिलेशन को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे एक न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज होने वाले हैं। कैसे? तो देखिए, फर्स्ट हमारा रिलेशन होगा मोल मोल रिलेशन। मोल मोल रिलेशन क्या होता है भाई? मोल मोल रिलेशन समझो, जैसे अभी आप इसी इक्वेशन को देख लें कि यहाँ हम बोल रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, थोड़ा सा एक काम करो, थोड़ा सा स्पेस दे लो, नहीं तो आपकी खिचड़ी पक जाएगी, है ना। थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे कि देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्लियर? तो हम पहला रिलेशन पढ़ रहे हैं, और पहला रिलेशन हमारा होता है कौन सा? फर्स्ट है कि मोल मोल रिलेशन। बताओ मोल मोल रिलेशन क्या होंगे? देखिए स्टूडेंट्स,
अभी यहाँ ये इक्वेशन हमसे ये कह रही है कि भाई 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्लियर है ना। अभी अगर मैं आपसे कहने लगूँ कि भाई नाइट्रोजन का मैं 0.5 मोल देता हूँ तो हाउ मेनी अमोनिया आर फॉर्म्ड, तो बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं। बताओ कैसे, इसी इक्वेशन में देख लीजिए आप। बताओ 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन बताओ गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। देखिए ये रिलेशन आपसे लगाने चाहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको जब लिमिटिंग रीजेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको नहीं होगी क्योंकि आप मेरे साथ हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले से ही डील करा रहा हूँ, आप ये रिलेशन लगाना सीखिए, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स हमारे और थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, बट आप टेंशन ना लें, उन कॉम्प्लेक्स को हम बड़े इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस आप ये सारी क्लियर कर लीजिए अपना। तो क्या होगा बताओ, 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। बताओ इक्वेशन ही करी है। अब मैं कह रहा हूँ आपको मैं 0.5 मोल दे देता हूँ, तो बताओ 0.5 मोल N2 बताओ गिव्स कितना देगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 इंटू 0.5 इक्वल टू 1 मोल ऑफ अमोनिया। बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो नाइट्रोजन से कर दिया, अरे आप हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं। सॉरी, अगर आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन के फॉर्म में करें तब तो हम लिखेंगे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो 1 कितना देगा बताओ भाई, 2/3। अब जितने से भी दे उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ कोई टेंशन तो नहीं है ना, कर सकते हैं। कहो तो मैं कर दूंगा, वैसे इसमें कुछ है नहीं। बताओ 3 मोल हाइड्रोजन गिव 2 मोल अमोनिया, तो बताओ 1 कितना देगा भाई, 2/3। क्लियर। अब जितने से भी पूछे उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है ना। चलो दूसरा रिलेशन कौन सा हो सकता है, जरा आप ध्यान दें। सेकंड पढ़ सकते हैं मास मास रिलेशन। बताओ मास मास रिलेशन। बताओ मास मास रिलेशन क्या होगा। बताओ ये इक्वेशन जो हमने अभी मोल में लिखी है, हम चाहें तो इसको मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए इस इक्वेशन को यहाँ फर्दर लिख लीजिए कि N2 + 3S2 इज गोज टू 2 अमोनिया। बताओ नाइट्रोजन का टोटल मास कितना हो जाएगा, N2 है। एक नाइट्रोजन एटम का तो 14 होता है, बट N2 का क्या हो जाएगा 28 ग्राम। बताओ हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो 3 का क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 ग्राम, ठीक है। और अमोनिया का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 14 + 3 कितना होगा 17, है ना। 17 और कितने 2, तो 17 2 जा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। क्लियर। चलो देखिए स्टूडेंट्स, मैं कोई ये न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल वो रिलेशन को डील्स करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको यूज आगे करना है, ठीक है। अभी हम कराएंगे भी कुछ न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर यहाँ आप अच्छी तरीके से इसको सीख लोगे। तो अगर मैं अभी पूछ लूँ कि भाई क्या व्हाट अमोनिया आर फाउंड व्हेन द 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कि अगर मैं 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आपको दे दूं तो बताओ अमोनिया का कितना अमाउंट फॉर्म होगा। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताओ मैं आपको 12 ग्राम या 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे दूं तब अमोनिया का कितना फॉर्मेशन होगा। आप किसी से भी कर सकते हैं, एक सीख लीजिए, दूसरा आप खुद कर लेना। तो देखिए सेकंड यहाँ थोड़ा जगह कर लें, चलो इसको ऐसे यहाँ बंद कर देते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे कि 28 ग्राम N2 गिव्स कितना बताओ 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। क्लियर। चलो बताओ 1 ग्राम N2 कितना देगा बताओ 34/28 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 50 ग्राम, या इसको एक काम कर लो
50 ना करके 56 कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 56 ग्राम ऑफ अमोनिया, 56 ग्राम नाइट्रोजन कितना अमोनिया फॉर्म करेगा, तो लिख सकते हैं आप 34/28 मल्टीप्लाई 56, क्योंकि ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो बताओ कितना जाएगा, 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली अगर आपको मैं बोल दूं कि भाई 50 ग्राम हाइड्रोजन से कितना मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं कि 6 ग्राम हाइड्रोजन गिव 34 ग्राम, 1 कितना देगा 34/6, इसलिए 50 ग्राम हाइड्रोजन कितना देगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपको रिलेशन लगाने आने चाहिए। और नेक्स्ट हो सकता है हमारा, बताओ कौन सा, मोल वॉल्यूम रिलेशन। कौन सा, मोल वॉल्यूम रिलेशन। तो शायद वो जगह है नहीं, तो अच्छा ये होगा कि एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलो हो गया होगा, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड रिलेशन। जो रिलेशन होगा हमारा, बताओ, मोल वॉल्यूम रिलेशन। मोल वॉल्यूम रिलेशन, बताओ मोल वॉल्यूम रिलेशन क्या होगा। देखिए अभी मैं आपसे इसी इक्वेशन की बात करूं तो मैं आपसे बोल दूं कि भाई कि हाउ मैनी, ऐसे बोल दो आप कि हाउ मैनी वॉल्यूम आर ऑब्टेन्ड व्हेन द 2.5 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट। कि अगर हम 2.5 लीटर नाइट्रोजन मैं आपको दे दूं तो और पूछूं कि कितना वॉल्यूम मेरा अमोनिया का फॉर्म होगा, तो आप लिख सकते हैं कैसे, बताओ। ऐसे कर लीजिए कि 1 मोल N2 गिव्स, बताओ क्या, 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्लियर। चलो अब बताओ 1 मोल तो देता है 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब मुझे एक बात बताइए, हमसे वो क्या कह रहा है कि 2.5 नाइट्रोजन, 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मैं आपको दे दूं तो अमोनिया का कितना वॉल्यूम आएगा। तो आप पहले उसका मोल निकाल लीजिए और मोल निकालने के बाद हम उसको वॉल्यूम में चेंज कर देंगे। कैसे, बताओ। तो 2.5 मोल N2 गिव्स कितना देगा, बताओ भाई। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेट इज 5 मोल ऑफ अमोनिया। बताओ ये तो मोल आया, बट वॉल्यूम कैसा आएगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस, बताओ 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, इसलिए 5 मोल का कितना हो जाएगा बताइए, 0.5 मल्टीप्लाई 2.2 इंटू 4। तो ये आप कर सकते हैं 2 5 0 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और एक 11, डेसिमल 1, ये आ गया 112 लीटर। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोल वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, कुछ नहीं करा हम लोगों ने, वो पूछने लगा कि 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से कितना अमोनिया हमारा फॉर्म होगा। तो मैंने क्या करा, पहले 2.5 मोल ऑफ N2 से कितना मोल अमोनिया फॉर्म होगा पहले हमने वो कैलकुलेट कर लिया, जस्ट हमने उसके बाद क्या कर लिया, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना। चलो, और इसका लास्ट जो रिलेशन है वो हमारा रिलेशन होगा फोर्थ, वॉल्यूम रिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक बात अच्छा हुआ मैं आपको ये रिलेशन आया कि अगर इक्वेशन हमारी गैसीय स्टेट में, हालांकि ये गैसीय स्टेट में ही है क्योंकि नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस, तो जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों ही गैसीय स्टेट में हैं,
तब ऐसी कंडीशन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे दोनों गैसीय स्टेट में हों तब हम उसके मोल को वॉल्यूम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। अगर मैं आपसे अभी पूछ लूँ कि भाई एक 150 ml से कितना ml ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। तो बताओ, हम लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ N2 गिव्स, बताओ क्या, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे बताइए, अगर आपसे 150 ml से वो पूछ रहा है कि कितना अमोनिया फॉर्म होगा, तो बताओ 1 मोल से तो बनता है 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो बताओ 150 ml से कितना बनेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इक्वेशन हमारी मोल्स में है, अगर हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके मोल को वॉल्यूम की तरह यूज़ कर सकते हैं और वॉल्यूम को मोल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इट मीन्स हमारा 150 मोल ही हो गया। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 150 डेट इज 300 मोल ऑफ अमोनिया। अब आप चाहो तो इसको वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके, जो फाइनल आएगा आप उसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ देखा कि कैसे सारे रिलेशन को स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट में हम रिलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और इस चैप्टर के अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाइए, और जो भी मैंने अभी आपको जो वीडियोस दी हैं इसके प्रॉपर वे में नोट्स बना के साइड बुक या एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल्स ज़रूर करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब तक आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।